लिन ज़ीचेन अचानक दी गई झाओ युआनज़ेंग की चुनौती का शांत भाव से जवाब देता है। वो उस सैनिक को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि हालांकि वो मुकाबला करने को तैयार है, लेकिन वो बिना किसी इनाम के अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। इस शर्त को समझते हुए झाओ युआनज़ेंग तुरंत एक कीमती स्पिरिट फ्रूट आगे करता है। वो बताता है कि इसकी कीमत 1.5 मिलियन है और ये किसी की ची और रक्त को बेहतर बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी कीमत सुनकर लिन ज़ीचेन की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो मन ही मन अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर समझकर खारिज कर देता है। सोचता है कि झाओ तो अभी सिर्फ ऑर्डिनरी रैंक 8 पर है, एक ऐसा कमजोर व्यक्ति जिसे वो एक ही सही जगह पर मारी गई लात से आसानी से हरा सकता है। आसानी से इनाम जीतने का मौका देखकर वो हल्की सी मुस्कान बिखेरता है और चुनौती स्वीकार कर लेता है। हालांकि जैसे ही तनाव बढ़ता है और लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है, एक सैन्य अधिकारी बीच में आ जाता है। वो सख्ती से चिल्लाकर कहता है कि हालांकि मुकाबला करने की अनुमति है, लेकिन किसी भी तरह के भौतिक इनाम पर दांव लगाना सैन्य क्षेत्र के अनुशासन का सीधा उल्लंघन है। जिस पल लिन ज़ीचेन ये सुनता है, उसका सारा उत्साह खत्म हो जाता है। उसकी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो जाती है। वो हाथ हिलाकर कहता है कि इस पूरी बात को भूल जाओ। वो मुड़ता है और वहां से चला जाता है और इस तरह एक निराश झाओ युआनज़ेंग को बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के वहीं खड़ा छोड़ जाता है। कुछ समय बाद भीड़ से अलग होकर लिन ज़ीचेन गांव मुंह को ढूंढ निकालता है। वो अपने हारे हुए प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा होता है, जो अब चोटों से भरा और दयनीय हालत में दिख रहा होता है, और उससे पूछता है कि उसे वो 10 एडवांस्ड वाइटैलिटी पिल्स, अनुन्नत जीवन शक्ति गोलियां कब मिलेंगी जिनका वादा किया गया था। चोटों से बेहाल और बिना शर्ट के गांव मुंह एक और पिटाई के डर से घबराकर हकलाते हुए बोलता है। वो वादा करता है कि वो अभी अपने डॉम जाकर उसके लिए वो गोलियां ले आएगा। उस रात सैन्य अड्डे पर अपने अकेले डॉर्मेट्री कमरे के अंदर लिन ज़ीचेन पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। उसने पक्का इरादा कर लिया है कि वो अपनी प्रगति को एक भी दिन पीछे नहीं रहने देगा। वो अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठता है। बॉडी टेम्परिंग से उत्पन्न तीव्र गर्मी और शारीरिक मेहनत के कारण उसकी त्वचा से हल्की लाल रोशनी फूट रही होती है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी स्किन टेम्परिंग का चौथा चरण शुरू कर दिया है और वो पहले ही 12% पूरा कर चुका है। वो एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन सोचता है कि इस बार प्रगति की गति उसे अपने तीसरे टेम्परिंग चक्र की तुलना में थोड़ी धीमी लग रही है। उसका ध्यान तब टूटता है जब शेन किंगहान, जिसने सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था, उसके दरवाजे से झांकती है और पूछती है कि क्या वो अंदर आ सकती है। वो अंदर आती है और उसके पास बिस्तर के किनारे बैठ जाती है। वो बताती है कि डॉम में हेयर ड्रायर नहीं है, इसलिए वो उससे कहती है कि वो अपनी ची और खून पर अपने नियंत्रण का उपयोग करके गर्मी पैदा करे और उसके गीले बालों को सुखा दे। लिन ज़ीचेन मुस्कुराता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही समय पर आई है, क्योंकि असल में उसके पास उसके लिए कुछ है। जब वो उसके बाल सुखाने में मदद कर रहा होता है, तो वो उसे एक छोटा सा जार देता है जिसमें 10 एडवांस्ड वाइटैलिटी पिल्स होती हैं, जो उसने पहले गाँव मुंह से ली थीं। वो समझाता है कि उसके मौजूदा स्तर पर वो उसके लिए ज्यादा काम की नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि वे उसके पास रहें। शेन किंगहान इतना कीमती तोहफा पाकर हैरान रह जाती है, लेकिन लिन ज़ीचेन तुरंत उसे तसल्ली देता है। वो उससे कहता है कि वो एहसानमंद महसूस ना करे, क्योंकि वे परिवार हैं और उसकी सुरक्षा और भलाई उसके लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। जार को छूती हुई शेन किंगहान धीरे से मुस्कुराती है और उसका तोहफा स्वीकार कर लेती है। इसके तुरंत बाद शर्माते हुए वो बिस्तर पर लेटे हुए उसके ऊपर झुकती है और उससे कहती है कि अब उसकी बारी है। वो खुद को उसके ऊपर इस तरह से करती है कि जब वो उसकी छाती की मालिश कर रही होती है, तो फुसफुसाकर कहती है कि वो उसे ठीक से शुक्रिया अदा करने का मौका देगी। अगली सुबह बेस के ऊपर सूरज उगता है और ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाले सभी लोग बाहर इकट्ठे होते हैं। झाओ युआनज़ेंग की नज़र लिन ज़ीचेन पर पड़ती है और वो खुशी से उसका स्वागत करता है। अब वो रद्द हुए मैच को लेकर नाराज नहीं है। लिन ज़ीचेन भी उसका अभिवादन करता है। साथ खड़े होकर लिन ज़ीचेन झाओ युआनज़ेंग से पूछता है कि क्या ये अफवाहें सच हैं कि उसके मिलिट्री जिले की युवा पीढ़ी ट्रेनिंग के लिए सोर्स लैंड, मूल भूमि में चली गई है। झाओ युआनज़ेंग अपना सिर हिलाता है और जवाब देता है कि इसे सचमुच में अंदर जाना नहीं कहा जा सकता। इससे लिन ज़ीचेन उलझ में पड़ जाता है, इसलिए झाओ आगे समझाता है। वो कहता है कि मिलिट्री ने सोर्स लैंड के ठीक अंदर मजबूत किलेबंद शहर बनाए हैं। हालांकि जो युवा सैनिक अभी सिर्फ सामान्य जीव के स्तर पर हैं, वे इन शहरों में फंसे हुए हैं और छोटे मोटे काम कर रहे हैं। उन्हें असली जंगल में बाहर निकलने की सख्त मनाही है, जो खतरनाक और आदिम मुकाबले से भरा हुआ है। वो आगे कहते हैं कि जब तक किसी का जैविक स्तर एक उन्नत चरण तक नहीं पहुंच जाता, तब तक श्रुत भूमि को सही मायने में खोजना असंभव है। वो समझाते हैं कि जिस तरह जब कोई विचित्र जीव पृथ्वी में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो विश्व शक्ति उसे पीछे धकेलती है। ठीक उसी तरह जब पृथ्वीवासी श्रोत भूमि में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें भी वैसी ही एक प्रतिकर्षण शक्ति का अनुभव होता है। ये अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है और मुख्य रूप से उन लोगों पर असर डालती है जिनका स्तर उन्नत स्तर से नीचे होता है। हालांकि झाओ ये स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी पर हमला करने वाले जीवों के लिए ये प्रतिकर्षण शक्ति कहीं ज्यादा मजबूत होती है। दरअसल बहुत से विचित्र जीवों की शक्ति पृथ्वी की विश्व शक्ति के कारण काफी कमजोर पड़
जाती है। ये सुनकर लिन ज़ीचेन को अचानक एक बात समझ में आती है। उन्हें आखिरकार ये समझ में आ जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद जीन फ्यूज अपने आप को उन जीवों को हराने में कैसे सक्षम होते हैं जिनसे उन्हें अपनी शक्तियां मिली हैं। ये जीव असल में एक नुकसानदायक स्थिति में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी बातचीत अचानक बीच में ही रुक जाती है क्योंकि तभी एक शक्तिशाली आकृति वो आसमान से छलांग लगाता है और ग्रुप के सामने आकर उतरता है। उसका उतरना इतना जोरदार होता है कि जमीन में दरार पड़ जाती है। वो आदमी जोर से पूछता है कि क्या सब लोग मौजूद हैं। झाओ युआनज़ोंग तुरंत सावधान की मुद्रा में आ जाता है और बताता है कि सब लोग आ गए हैं। वो आदमी बड़ा सा गठीले बदन वाला इंस्ट्रक्टर है जिसने टैक्टिकल गियर पहना हुआ है। वो अपना परिचय लियू तियानरोंग के रूप में देता है, जो इस खास ट्रेनिंग का मुख्य इंस्ट्रक्टर है। वो साफ साफ कहता है कि वो लंबी चौड़ी बातों में समय बर्बाद नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ अपनी काबिलियत बढ़ाने आए हैं, बातें करने नहीं। इंस्ट्रक्टर लियू को देखते हुए लिन ज़ीचेन मन ही मन उसकी ताकत का अंदाजा लगाता है। वो गौर करता है कि इंस्ट्रक्टर का बायोलॉजिकल लेवल एडवांस रैंक 6 जितना ऊंचा है, जो इतना मजबूत है कि वो 2 बड़ी यूनिवर्सिटी में से किसी एक का डीन बन सकता है। इंस्ट्रक्टर लियू घोषणा करता है कि अब वो हिस्सा लेने वालों को कुछ समय के लिए अलग अलग टीमों में बांटेगा और कुल मिलाकर 4 टीमें बनाएगा। वो समझाता है कि तुरंत ही एक शुरुआती टेस्ट शुरू हो जाएगा और असली खास ट्रेनिंग तभी शुरू होगी जब ये टेस्ट पास हो जाएगा। ग्रुप्स जल्दी ही बन जाते हैं। लिन ज़ीचेन को ये देखकर राहत मिलती है कि उसे और शेन किंग हान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। उनके साथ झाओ युआनज़ोंग, झांगकाई नाम का एक स्टूडेंट और कैपिटल यूनिवर्सिटी की एक लंबी और गठीले बदन वाली लड़की शांगवान यूयिंग भी शामिल हैं। शेन किंग हान खुशी से कहती है कि वो कितने किस्मत वाले हैं कि सिलेक्शन के दौरान उन्हें अलग नहीं किया गया। इंस्ट्रक्टर लियू टीमों को एक बड़ी शानदार 3 मंजिला इमारत की ओर ले जाता है और नियम समझाता है। हर मंजिल पर कई चेक पॉइंट बने हुए हैं। पास होने के लिए उन्हें ये सभी चेक पॉइंट पार करने होंगे और 3 घंटे के अंदर छत पर पहुंचना होगा। वो बताता है कि पहली मंजिल पर 4 दीवारें हैं और हर दीवार के बीच में एक दरवाज़ा है। शुरुआत करने के लिए चारों टीमें इन्हीं अलग अलग दरवाज़ों से अंदर जाएंगी। उन्हें शुभकामनाएं देने के बाद इंस्ट्रक्टर लियू बड़ी आसानी से एक ही छलांग में इमारत की छत पर पहुंच जाता है। ऊपर से वो जोर से आवाज़ लगाता है कि टेस्ट शुरू किया जाए। लिन ज़ीचेन और उसकी टीम आगे बढ़ती है और उस अंधेरी इमारत में कदम रखती है, जहां अंदर उनका इंतजार कर रही हर चुनौती का सामना करने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।